हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ नया, जो कि थोड़ा ठंडियों में तबीयत भी ख़राब हो गई थी। इस कारण से थोड़ा सा ये जो सीरीज चल रही थी इसमें डिसकंटिन्यूटी आई थी। अब हम फिर से इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं कुछ चीज़ें जो कि आपके इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से चीज़ों को शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ कॉलेज और कुछ कंपनियां, जैसे कॉलेज के खासकर इस समय फॉर्म ओपन हो गए हैं, तो आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे या कुछ लोगों ने भर दिया होगा। तो जल्दी ही उनकी डेट भी आ सकती है, जो कि आपका रिटन एग्जाम जो होता है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें आपका जो फिजिक्स का पोर्शन आना है उसको कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से चीज़ों को देख लें। तो मैं कुछ आपको एक जनरल सा आइडिया लेकर के आया हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस की हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इसलिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज या किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ताकि उनकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो जो आपके जितने भी कॉलेज और कंपनियों के फॉर्म होते हैं जो कि ऑनलाइन मोड पे करवाते हैं या ऑफलाइन मोड पे करवाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट जो कलेक्ट करके लाए हैं उनके थ्रू जो मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, और जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसके थ्रू जो बच्चों ने कुछ बताए हैं वो, तो एक प्रकार से वो क्वेश्चंस हैं ये एकदम से ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ये नहीं कह सकते कि ये मतलब फर्जी है, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम से ऑथेंटिक है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें कॉलेज के भी क्वेश्चंस मिक्स हैं, कॉलेज स्पॉन्सरशिप के और कंपनी स्पॉन्सरशिप के भी क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, बट ये 100% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 2023 के भी होंगे, 2024 के भी होंगे, 2025 के भी होंगे। तो एक लंबी सी हमारी सीरीज चलने वाली है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की है। ठीक है, तो जैसे मैं फिजिक्स के लाया हूँ इसी प्रकार कोशिश करेंगे कि मैथ की भी आपकी एक सीरीज चला दें। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सर से मैं कह देंगे तो वो भी आपकी एक सीरीज चलाएंगे, और इंग्लिश वाले सर भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक जनरल सा आइडिया जो है बिल्ड हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो आपका ये क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर मिल रहा है उसी के लेवल के हिसाब से आपको ये भी डिसाइड करना है कि IMU CET का इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। इससे आसान ही होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे टफ लेवल नहीं जाएगा, बट टाइम की वहाँ पर बहुत मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं आपको आज 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसी प्रकार मैं सोचूंगा कि 25-20 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करवाता रहूं। ठीक है, डेली बेसिस पे करवाऊंगा 25-20 क्वेश्चन, तो आपका एक प्रकार से प्रैक्टिस में बना रहेगा। और मैं मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे जो सीक्वेंस में पूछे गए हैं उसी सीक्वेंस में मैं ये नहीं कि 11th का ये चैप्टर निकाल करके लाया, 12th का ये चैप्टर निकाल करके लाया, बिल्कुल नहीं। मैं एक साथ क्वेश्चंस लेकर के चलूंगा जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। बस आप लोग, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि जैसे ही स्पॉन्सरशिप के फॉर्म आना चालू हो जाते हैं इसका मतलब अब आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉपर स्टार्ट करना चाहिए। अब अगर अभी लापरवाही करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, पेपर निकल नहीं पाएंगे, समस्या हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसका मतलब मेहनत, अगर आपका गोल है कि मुझे IMU CET में अच्छी रैंक लानी है, मुझे अच्छी कंपनी या कॉलेज का स्पॉन्सरशिप निकालना है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने का भी अगर मैं बात करूं तो आपका जनवरी निकल ही रहा है, फरवरी बचा, मार्च बचा, अप्रैल बचा और मई, 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने अगर आप लग करके मेहनत कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अ थिन सर्कुलर डिस्क रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज। तो यहाँ पर कह रखा है कोई एक थिन डिस्क है जो कि किसी प्लेन सरफेस पे क्या कर रही है,
स्लाइड कर रही है। तो वहां पर आपको बताना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उनमें दोनों में रिलेशन बताना है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो वो रिलेशन देख लेते हैं कि क्या होगा। उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल अगर बात करते हैं वो हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल अगर बात करते हैं रोटेशनल, वो आपकी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों ने जब जनरल सा काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर हाफ एम डी स्क्वायर लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी को। जब रोटेशनल पढ़ा होगा तो जहां पर एम आपको मिलता रहा होगा उसको रिप्लेस किया होगा आपने आई से, जो कि आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वहां पर जहां पर मुझे ये मिल रहा है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैंने रिप्लेस कर दिया। जो आपकी लीनियर वेलोसिटी थी उसको रिप्लेस किया होगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो वही मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं जो डिस्क का एक प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी वैल्यू होती है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, ये होती है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ये रहेगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो आपका आ जाएगा हाफ। मैं कुछ चीजें यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से ओमेगा अगर बात करें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, तो ओमेगा इक्वल टू होता है आपका v डिवाइडेड बाई r। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सर्कुलर मोशन में सबने पढ़ा होगा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ये होता है। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है उसकी जगह मैंने पुटअप कर दिया v डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो एक प्रकार से यहाँ से जो आपका खुल करके आएगा वो हाफ, मैं डिटेल में कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको इतना टाइम नहीं होता है, ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश करिएगा कि डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर पाए। यहां से आर कट गया। ठीक, तो अब यहां से अगर बात करता हूं तो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल ये मिला आपको 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर, यही तो मिला हाफ, ये आपका हाफ लगा हुआ है, एम हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और यही तो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल, ये कह सकते हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हुआ, हाफ ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क आर। सभी को इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा। तो जैसे यहां से अगर मैं बात करता हूं, आपका टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात होगी, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहां से अगर बात करते हैं टाउ इक्वल टू फोर्स और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फोर्स की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम एल टी माइनस 2, ये होता है। और इसको भी किससे मेजर करोगे, एल से ही, लेंथ ही तो एक प्रकार की होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये आपका हो जाएगा। तो जो आपका रोटेशनल की एक प्रकार से डायमेंशन होती है वही आपके एनर्जी की भी डायमेंशन होती है।
तो कई बार डायरेक्टली ना पूछ करके वो फिजिकल क्वांटिटी भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर वर्क दिए हो सकता है, हीट दिए हो सकता है, और आपको एनर्जी दिए हो सकता है। तो कोई भी एक अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी मिलती है तो आपको यही कहना है कि वो रोटेशनल, एक प्रकार से टॉर्क के बराबर ही उसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करते हैं तो नेक्स्ट दे रखा है अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन UCM, ऐसे ही लिखा था, इसीलिए मैंने इस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं चेंज किया। आधे लोगों को यहीं पर कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे भी शॉर्टकट में लिखा हो सकता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है UCM का मतलब हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने बिल्कुल भी अपने से शॉर्ट टर्म यूज नहीं किया है, यही वर्ड लिखा हुआ था, इस कारण से वही वर्ड मैंने वहां पर लिख दिया है। मैं पहले सोचा था कि ब्रैकेट में लिख देता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट मुझे बाद में ये भी लगा कि बच्चों को समझ में, अगर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया तो वो डायरेक्टली समझ जाएंगे। अगर मैं लिखता नहीं हूं तो एक बार जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जरूर डाउट आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। यू सेंटीमीटर तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यू को क्या सोचेंगे, आपका रिवॉल्व कर रहा है तो एक तरह से वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा हुआ है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की रेडियस में विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर moves along vertical diameter in SHM, the maximum velocity of the foot of the perpendicular edge। अब देखिएगा, कोई एक पेंडुलम रखा, उसने बांध लिया, एक मान लेते हैं आपकी थ्रेड से या रस्सी से बांध करके वो ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो एक प्रकार से यही पेंडुलम की तरह अगर बात करें, ये कहना चाह रहा है। तो एक प्रकार से ऐसे घुमाए या ऐसे ऐसे घुमाए तो एक प्रकार से कहाँ जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक, तो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर आंसर देना है। तो जब आपने, अगर मेरा जो मैं पहले एक आपको पढ़ाया हूं उसमें अगर आपने देखा होगा तो SHM एक टॉपिक मैंने आपका कवर किया था। SHM मैंने 15 से 20 मिनट पढ़ाया था और उसी में से कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस उससे बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका 15 से 20 मिनट का टॉपिक था सिर्फ। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो एक फार्मूला हमारा बन के आया था, V इक्वल टू, यहां से V इक्वल टू बना था ए नहीं, यहां पर ओमेगा आया था बाहर, ओमेगा, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब जब वो कह रखा है फुट, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट कहलाता था मीन पोजीशन कहलाया करता था। तो उस पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, y की वैल्यू वो 0 हुआ करती थी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो y की वैल्यू हुआ करती थी वो एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मीन पोजीशन पे बात करता हूं तो ये एक प्रकार से, चूंकि जब a में कुछ 0, मतलब a में कुछ माइनस ही नहीं होगा तो एक प्रकार से क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ध्यान रखिएगा, जब एक प्रकार से a में कुछ भी माइनस नहीं होगा, भाई a स्क्वायर में y स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो अगर मैं y की वैल्यू माइनस भी रखता हूं तो उसको भी प्लस हो जाना है, एक प्रकार से माइनस ही होगा y। ठीक, तो यहां से ये ध्यान रखिएगा कि जब कुछ भी ना माइनस हो रहा हो तभी ये मैक्सिमम हो सकता है। तो यहां से आ गया ओमेगा इंटू ए, और ए क्या है, एक प्रकार से एम्पलीट्यूड, वही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसकी रेडियस के बराबर। तो यहां से क्या दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा 40, और क्या दे रखा है यहां पर, अगर बात करते हैं सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ सैटेलाइट। ध्यान रखिए, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम लग जाता है। ठीक है,
तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। जैसे बहुत बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही उठा करके लाया, ठीक, ताकि आपके डाउट एकदम से ये न रहे कि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको टाइम की वजह से फंसा सके, बाकी आगे के क्वेश्चन छूट सके। बट ये कैलकुलेटिव नहीं है, डायरेक्टली ये सोच करके आपको आंसर देना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए सैटेलाइट इज लॉन्च एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इट हैज पीरियड ऑफ 24 आवर, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर। टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल जब वो कंप्लीट करती है तो जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। एंड द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यहां पहला इट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी तो इसका मतलब वो रेस्ट में दिखाई दे सकती है 100%, बट इतनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं प्लेस करवाई जाती, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गया। इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, हाँ ये थोड़ा सा सही हो सकता है, थोड़ा सा सही हो सकता है, बट आगे और चलते हैं। इफ अपीयर्स स्टेशनरी फॉर ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, वो कह रखा है अर्थ पे कहीं पर भी खड़ा हो जाता हूं तो मुझे क्या होगा, वो एक प्रकार से स्टेशनरी रुकी हुई दिखाई देगी, बिल्कुल गलत। अगला दे रखा है इट डज नॉट अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम एनी प्लेस ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, यहां तक कि मैं अगर इक्वेटर पे भी खड़ा हो जाता हूं तो मुझे वो कभी भी रुकी हुई दिखाई नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यही आपका ऑप्शन इसमें सही था। आपको एक बार डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िएगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, इस कारण से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। 2025 में यही सेम क्वेश्चन उठ करके फिर से आया था और सेम कॉलेज ने इसका क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सीरियसली आप लोगों को ध्यान से चीजों को कवर करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अ स्विमर्स जंप इनटू वाटर फ्रॉम अ हाइट एंड वांट टू डिस्क्राइब अ लूप इन एयर ही शुड। जब आपका स्विमर जो है किसी हाइट से जंप करता है तो आप लोगों ने देखा होगा वो हाथ फैला करके नहीं जंप करता, वो जनरली ऐसे जंप करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऐसे जंप करता है तो वो क्या करना चाह रहा है, अब यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला आएगा L इक्वल टू आई ओमेगा, जिसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो उसने क्या किया, अगर हाथ फैला लेता तो बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास जो है क्या होता, एक प्रकार से कहीं अलग जगह पे सेट होता। तो जैसे ही उसने ये सेट किया तो यहां से एक चीज तो ये हो गई कि आपकी क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं बात करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का एक प्रकार से शेप बन रहा उसके हिसाब से जो एक प्रकार से रेडियस मिलेगी उसको, उसके हिसाब से वो क्या कर गया, एक प्रकार से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। तो जब रेडियस कम हो जाती है तो ओमेगा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। तो जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहां से अगर बात करते हैं तो आपको क्या करना है, ब्रिंग हिज आर्म एंड लेग नियर टू हिज बॉडी, वो क्या कर देता है, अपनी बॉडी के पास ले आता है, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, तो दोनों प्रकार से वो ले जा सकता है, पैर को भी वो जोड़ देगा। इससे क्या होता है, लूप क्रिएट कर सकता है वो। अगर हाथ फैलाएगा तो उसको रेजिस्टेंस भी एक प्रकार से मिलेगा,
तो इस कारण से आपका जो ये वाला ऑप्शन है ये सही होगा यहां पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं, दे रखा है एट मीन पोजीशन ऑफ SHM अ पार्टिकल हैज। अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन को बताया था। तो यहां से अगर बात करते हैं, देखिएगा मीन पोजीशन पे कह रखा है, तो पहली बात तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिख देता हूं, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। दूसरा अगर एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए या ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा, ये कह सकते हैं। तो अब देखिएगा मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0। तो जब y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो यहां से मिलेगा v मैक्स की वैल्यू मिलेगी a ओमेगा, और जब यहां पर y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये मिलेगा 0। तो यहां से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वाले को तो छोड़ ही दो, यहां पर दे रखा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सब कुछ उसमें कवर्ड है, उसमें कवर किया गया है सारा का सारा, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव अ हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। एक लकड़ी का बोर्ड है, उसमें एक बार मैग्नेट को परपेंडिकुलरली उसमें खड़ा किया गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव, ठीक है, उसके ऊपर वर्टिकली खड़ा किया गया है। हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स विल बी, जो उसकी मैग्नेटिक लाइन होंगी उनके बारे में बात करना है। तो क्या कह रखा है, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन इनसाइड मैग्नेट, कह रखा है वर्टिकल होंगी और हॉरिजॉन्टल होंगी मैग्नेट के अंदर। ठीक है, आगे बात कर रहा है ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, सिर्फ कह रखा है वर्टिकल प्लेन में होंगी। आगे बात करते हैं ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द, आपका क्या, द मैग्नेट, इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, यही क्वेश्चन सही है। ऑल द प्लेन, सभी प्लेन में होंगी वो मैग्नेट के अराउंड, ऑल द प्लेन, सभी प्लेन पे होंगी, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। अगर टाइम मिला तो एक बार मैग्नेट को बात करेंगे, वहां पर ये चीजें क्लियर होंगी। जिसने अगर सीरियसली पढ़ाई कर रखा होगा उसको ये आंसर समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा ऐसी चीजों को रटने की भी कोशिश आप लोगों को करना पड़ेगा। हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है जब तक चैप्टर को डेप्थ में ना पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा सा आप लोग जो थोड़ा सा रटने पे यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनको इस प्रकार के क्वेश्चंस रटना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकली एकदम से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कॉर्क इज अ गुड इंसुलेटर बिकॉज इट, ये भी एकदम से रटने वाला क्वेश्चन है। ये पोरस होता है। अब पोरस का मतलब क्या होता है, जब मैं मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट करता हूं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अरेंज करता हूं, तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा जो जगह रह जाती है, जहां से जैसे मैं कहूं कि मैंने क्या लिया, सैंड लिया और सैंड से अगर मैं ऊपर वाटर को डाल देता हूं तो वाटर क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो अगर उन पार्टिकल्स के बीच में जगह ना होती तो सैंड से वाटर कैसे पास होता, इसका मतलब सैंड क्या होती है, पोरस होती है। तो वही, तो जो भी कॉर्क इज अ गुड इंसुलेटर बिकॉज इट, ये एक प्रकार से पोरस मटेरियल होता है, जिसके कारण से ये गुड इंसुलेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the earth were the stop suddenly its rotational motion about its axis, the weight of the bodies on its surface will be। तो यहां पर अगर बात करते हैं, जैसे ही बॉडी एक प्रकार से रोटेट कर रही थी, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा इसमें, अब जब अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है। तो यहां से इंक्रीज एज सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बिकम्स 0। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो दे रखा है इफ द अर्थ वर द स्टॉप सडनली
इट रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के अबाउट, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन इट्स सरफेस विल, सरफेस पे उसकी बॉडी क्या होगी, तो क्या कर रखा है, इंक्रीज एज सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बिकम्स जीरो, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करवा, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब, तो क्या कर रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है आपका द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, स्पेसिफिक हीट दे रखा है आपकी Cp, C इक्वल टू दे रखा है 129 जूल केजी पर 129 जूल पर केजी इंटू केल्विन, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां से पूछा है इट्स एटॉमिक मास इज, ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं, एक फॉर्मूला होता है Cp इक्वल टू C मल्टीप्लाई m, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, Cp की जो वैल्यू होती है किसी भी सॉलिड के लिए, Cp की जो वैल्यू होती है किसी भी सॉलिड के लिए, वो जनरली होती है 25 जूल पर मोल इंटू पर केल्विन, ये होती है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये हो गया 25 इक्वल टू, ये वैल्यू दे रखी है 129 और आपका क्या दे रखा है, m मुझे निकालना है, तो m इक्वल टू आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई आपका 129। ठीक है, तो अब यहां से अगर यूनिट की बात करते हैं तो जनरली यहां पर क्या दे रखा है आपकी यूनिट जूल पर मोल और केल्विन, और यहां पर क्या दे रखा है जूल पर केजी एंड केल्विन। तो यहां से अगर बात करें पर केल्विन कट गया, जूल से जूल कट गया, तो यहां पर आपका अगर बात करें ये मोल दे रखा था, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 129 केजी पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको जब डिवाइड करेंगे केजी को आप ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम पर मोल ये आएगा, और इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 193 के आसपास आएगी, तो इसके आसपास का आंसर 195 U। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये जो वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट इसको कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है द स्पीडिएस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज, तो इसमें आपने मेथड हीट ट्रांसफर के मेथड पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा कंडक्शन, एक पढ़ा होगा कन्वेक्शन और एक पढ़ा होगा रेडिएशन। ठीक है, ये 3 मेथड पढ़े हैं। तो जनरली सन हमसे बहुत दूर है और वो जब बर्न हो रहा होता है तो हमारे यहाँ तक हीट आ रही होती है, और जब सन निकलता है तुरंत एक प्रकार से हीट आ जाती है। तो जो आपका रेडिएशन मेथड है वो आपका स्पीडिएस्ट होता है, बड़ा तेजी से चलता है। ठीक है, क्योंकि इसको एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में चलना होता है तो जनरली लाइट जो है तेजी से चल पाती है इसमें एयर में। वैसे जैसे जैसे मटेरियल डेंसर होता जाता है या ऑप्टिकल डेंसर हो जाता है, उसी हिसाब से उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो वहां से जो आपका हीट का ट्रांसफर है वो भी कम होता जाता है। तो सबसे स्लोएस्ट इसको माना जाता है, फिर उससे ज्यादा ये, फिर सबसे ज्यादा आपका ये, सबसे स्लोएस्ट ये होगा, ये ध्यान रखिए कंडक्शन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है एनर्जी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
with velocity v is positive for। अगर escape velocity से ज्यादा, अगर escape velocity से ज्यादा उसकी वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, escape velocity से अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दे रखा है द पावर ऑफ अ वाटर जेट फ्लोइंग थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका अगर डेरिवेशन करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली याद रख लीजिएगा इतना। बाई चांस कभी जेट इसका ऑरिफिस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ चीजें आप लोग नोट डाउन करते जाइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये करना पड़ेगा। तो यहां से पावर का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से जब मैं पावर को इससे रिप्लेस करता हूं एक प्रकार से, तो पावर को रिप्लेस करते समय आपका आ जाएगा हाफ ओमेगा ए और ये रो ए वी और बी स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करते हैं P इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब, ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यहां से अब आप अगर बात करते हैं ए, तो इसकी रेडियस ये दे रखा था, तो ए इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई और आर की वैल्यू दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, तो यहां से 0.01 पाई ये कह सकते हैं। ठीक है, आपको v दे रखा है ये, और यहां से वाटर की बात कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी आपको पता ही है, तो यहां से 1/1000 और यहां से 0.0 पाई, ठीक है 1 पाई ये कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 का क्यूब ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 2 जीरो इसके चले जाएंगे, तो यहां से 5 बचेगा, तो 5 पाई और 125 5 का क्यूब ये हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 625 और पाई, तो पाई की वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूं तो 3.14, तो 6 3 जा 18, जनरली 18 के आसपास। तो अब 18 से तो ज्यादा ही होगी वैल्यू, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी 600 मान करके किया है, बट वो 625 है, तो जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेट ये जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट दे रखा है अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद स्पीड b if the orbit radius is decreases by 1%, its orbital speed will be। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने, जो मेरा पहले सीरीज चल रही थी वो जो हम चैप्टर वाइज कर रहे थे, उसमें मैंने क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको एकदम से शॉर्टकट में बताया था। तो अब यहां पर देख लेते हैं कि कैसे v इक्वल टू अगर बात करते हैं तो आपने पढ़ रखा है gm डिवाइडेड बाई r, यही पढ़ रखा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला आपने यही पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के हिसाब से अब मुझे देखना है कि v r का इनवर्सली फंक्शन है, एक का से रूट का इनवर्सली फंक्शन है, r के रूट का इनवर्सली फंक्शन है, तो मुझे सिर्फ इसी से मतलब है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट है, बाकी को हटा देता हूं, तो यहां से r की पावर माइनस का हाफ, क्योंकि रूट नीचे आना था 1/√r लिखना था, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कर दिया। अब यहां से क्या किया dv/v, और यहां से क्या हो जाएगा, जो पावर लगा करती थी मैंने कहा उसको आगे ले आइएगा, और dr/r ये कहा था। इसकी वैल्यू दे रखा है कि 1% डिक्रीज कर रहा है, ये भी वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1% डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो माइनस का हाफ और माइनस, जब भी डिक्रीज का होगा तो माइनस लगाइएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ तो 0.5% ये आ जाएगा। तो जब प्लस वैल्यू आ रही होगी तो इंक्रीज करेगा, तो यहां पर कौन सा दे रखा है इंक्रीज 0.5%। तो जब आपकी रेडियस डिक्रीज कर जाएगी
तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। पहला तो ये डिसाइड ही कर लेना था, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली आंसर आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर ये वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसी कारण से 0.5% से इंक्रीज कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो क्या दे रखा है, मिनिमम एट बोथ इक्वेटोरियल प्लेसेस एंड पोल्स। कह रखा है सब जगह मिनिमम होगी, इक्वेटोरियल पे देख लो चाहे पोल पे देख लो, सब जगह मिनिमम होगी। अगर आपने देखा होगा वो वीडियो तो मैंने बता रखे हैं। मैक्सिमम ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, कह रखा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, जबकि वहां पर क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल नहीं हो सकती, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होती है। मैक्सिमम एट द पोल, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट द पोल, पोल पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटोरियल पे मिनिमम होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिनिमम होती है, तो अगर मिनिमम की बात होती, यहाँ पर मैक्सिमम ना लिखा होता, मिनिमम लिखा होता, तो इसका मतलब वही सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, बल्क स्ट्रेन इज आ रेशियो ऑफ, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर वो हार्ड वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बल्क स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि क्या होता है, बल्क स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा था। तो कोई भी स्ट्रेन पढ़ रहे थे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे थे, तो लेंथ का चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ है। जैसे आपका अगर बात करता हूं लेटरल स्ट्रेन पढ़ रहे थे तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। और अगर शियर स्ट्रेन की बात करें तो जो शिफ्ट हुआ था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल उसकी लेंथ, वो बात हुई थी। तो यहां से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन आर, भैया जो भी अभी मैंने बताया स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ओरिजिनल, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो जब चाहे चेंज डायमीटर हो उसको भी मीटर में मेजर करोगे, चाहे ओरिजिनल हो उसको भी मीटर में मेजर करोगे, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। एक बार से वॉल्यूम में भी देखा होगा, मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तो वो भी कट जाएगा। तो नो यूनिट्स, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट इज, ये यहां पर क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें 1 टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। 1 स्टेज में बात करता है, मिनिमम कह रखा है, मैक्सिमम 3 स्टेजेस हो सकती हैं, पर मिनिमम ध्यान रखिए एक बार में क्या किया जा सकता है कि उतना फ्यूल दिया जा सकता है सैटेलाइट को जिसके कारण से वो अपने ऑर्बिट में प्लेस हो जाए, ठीक। तो जैसे ही लॉन्चर से लॉन्च होती है तो वो जा करके सीधे प्लेस हो सकती है। तो यहां पर 1 ऑप्शन सही था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 0, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या था, यहां से अगर बात करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही तो था। तो अगर थीटा मतलब इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो और किसके कारण 0 हो सकता है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू, अगर 0 हो जाए तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा की किस एंगल पर वैल्यू 0 होती है, 90 पे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे, तो आप ये ध्यान रखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, यही सीरीज हमारी चलेगी। तो अगर आपने 100-200 क्वेश्चन भी कर लिया तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मैंने कहा रिपीट भी होते हैं, नहीं भी रिपीट होते हैं तो एक आपका एक कॉन्सेप्ट तो कम से कम बनेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ लिए जाएं। अभी आप देखिएगा, ये जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं 25 तक आते आते हो सकता है इसी प्रकार के क्वेश्चन फिर से रिपीट आपको मिल जाए। तो ये है,
क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं उसमें, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कि रिपीटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पॉन्सरशिप के फॉर्म आपके आ चुके हैं, आप सभी लोग स्पॉन्सरशिप के फॉर्म भरिए और पढ़ाई पे लग जाइए और थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करिए, क्योंकि अब ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। पढ़ाई का ये सबसे सूटेबल टाइम है, आप मन लगा करके पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।